हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को और इसका चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें बात की गई है संविधान का निर्दिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक बार नजर डाल लीजिए, थोड़ा सा इसका शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। आज हम लोग कौन कौन सा सेक्शन पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सेक्शन 9, 10, 11, 12 एंड 13 कवर करेंगे। बेसिकली चैप्टर सेकेंड जो दिया गया है सेक्शन 9 से लेकर के 25 तक डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर एक बार 9 पर नजर डालिए। कहा गया डिफेंस रेस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, संविदा पर आधारित अनुतोष के लिए वादों में प्रतिरक्षाएं। सेक्शन 10 यहाँ पर बात करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, संविदाओं की बाबत निर्दिष्ट पालन। फिर से यहाँ पर बात करें सेक्शन 11 की, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद ट्रस्ट इनफोर्सेबल, दशाएं जिनमें न्यासों के साथ संबंध संविदाओं का निर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय है। सेक्शन 12 में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदाओं के भाग का निर्दिष्ट पालन। सेक्शन 13 पर एक बार नजर डालिए, राइट्स ऑफ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राइट्स ऑफ परचेसर और लेजी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, क्रेता या पट्टेदार के उस व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार जिसका कोई हक नहीं या अपूर्ण हक है। तो ये केवल आज हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी के हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं, सीधे डायरेक्ट की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। ये सेक्शन 9 हमने लगा लिया है। यहाँ पर चैप्टर सेकेंड आप पढ़ रहे हैं, संविधान का निर्दिष्ट पालन। सेक्शन 9 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पे कहा गया संविधाओं पर आधारित अनुतोष के लिए वादों में प्रतिरक्षाएं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर संविधाओं पर आधारित अनुतोष के लिए वादों में प्रतिरक्षाएं। यहाँ पर बात की गई अतिस्मरण अन्यथा उपबंधित के सिवाय जहाँ किसी संविदा की बाबत इस अध्याय के अधीन कोई अनुतोष का दावा किया गया। कौन से संविदा की बाबत इस अध्याय के अधीन कोई अनुतोष का दावा किया गया है, व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुतोष का दावा किया गया है प्रतिरक्षा के रूप में किसी आधार का अभिवचन कर सकेगा जो संविदाओं से संबंधित किसी विधि के अधीन उसे उपलब्ध हो। तो यहाँ कहा, देखिए सबसे पहली चीज आप समझिए, यहाँ पर संविदा पर आधारित अनुतोष के लिए वादों में प्रतिरक्षाएं। पहले तो संविदा पर आधारित होना चाहिए अनुतोष को रिलीफ के लिए, और ऐसे जो केस किए जाए उनमें प्रतिरक्षाएं वो कैसे कर सकते हैं, इसको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। अतिस्मरण अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जब तक कि कोई अन्यथा कोई उपबंधित ना कर दिया जाए, कोई और प्रोविजंस ना बना दिए जाए, तब तक क्या होगा, जहां किसी संविदा की बाबत, कोई संविदा है उसके बाबत इस अध्याय के अधीन, अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं आप, सेकेंड, जिसमें बात की गई संविधाओं का निर्दिष्ट पालन, जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया वही परफॉर्मेंस होना चाहिए। उसके अधीन कोई अनुतोष का दावा किया गया है। फिर व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुतोष का दावा किया गया हो, जिसके विरुद्ध किया गया हो, तो प्रतिरक्षा के रूप में किसी आधार का अभिवचन कर सकेगा और जो संविदाओं से संबंधित किसी विधि के अधीन उसे उपलब्ध हो। संविदाओं के अधीन उसे किसी भी विधि में उसके मीन्स लॉ में उसको कोई भी प्रोविजंस ऐसे दिए गए हों जिससे उसको रिलीफ मिल सकता हो, जो उसके लिए उपलब्ध हो, उनके लिए वो अभिवचन कर सकेगा। ये इसमें कहा गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अलावा भी, और वो किसमें, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। जो सेक्शन 9 वो इंग्लिश मीडियम की, एक बार वो भी नजर डाल लीजिए, फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर चैप्टर सेकेंड पढ़ना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस रेस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कहा गया डिफेंस रेस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड हो। अब except as otherwise provided herein where any relief is claimed under this chapter, कोई भी रिलीफ अगर क्लेम किया गया इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, किसके संबंध में, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, तो द पर्सन अगेंस्ट whom द रिलीफ इज क्लेम्ड, जो पर्सन है उसके अगेंस्ट में जो रिलीफ क्लेम किया गया है, मे प्लीड बाय वे ऑफ डिफेंस एनी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड्स पर वो क्या कर सकता है, डिफेंस कर सकता है अपना,
और विच इज अवेलेबल टू हिम अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, जो उसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटिंग किसी भी लॉ में जो उसे प्रोविजंस दिए गए, जो उसे बेनिफिट्स देने की बात की जा रही है या उसे कोई रिलीफ की बात की जाए, इससे संबंधित कोई भी प्रोविजंस हैं उनके लिए वो यहाँ पर प्लीड कर सकता है। सेक्शन 10 को एक बार थोड़ा सा समझिएगा। सेक्शन 10 यहाँ पर ये थोड़ा सा वीआईपी है, क्योंकि इसमें 2-3 सेक्शन आपको मिला करके पढ़ना होगा, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं उसमें कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना कंपलसरी है क्या? अब इस मैटर में क्या कहा गया, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11। एक ये सेक्शन आपको पढ़ना है। सेकेंड यहाँ बात की गई है सेक्शन 14 और सेक्शन 16, तीनों को मिलाकर के आपको कंप्लीट करना होगा इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा गया, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 और सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। जो हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक बार नजर डाल लीजिए। संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन, न्यायालय द्वारा किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन धारा 11 की उपधारा 2, धारा 14 और धारा 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा। जो संविदाओं का जो पालन है वो कैसे कराया जाएगा, सेक्शन 11 का सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 14 और सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, इनको इंक्लूड करके इन्हीं के आधार पर इनको कराया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन 11 का सब क्लोज 2, फिर हम लोग 14 और 16 को भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन 11 में यहाँ बात की गई दशाएं जिनमें न्यासों के साथ संबंध संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय है। किसके साथ, न्यासों के साथ जो संबंध है ऐसी संविदाओं का पालन करना परिवर्तनीय। तो यहाँ जो सब क्लोज फर्स्ट है, फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा जब किए जाने के लिए कारारित कार्य किसी न्यास के पूर्णता या अंशतः पालन में हो। इसके पालन में हो, न्यास के पूर्णता या अंशतः पालन में हो, तो उसका स्पेसिफिक पालन, स्पेसिफिक यानी कि विनिर्दिष्ट पालन यहाँ कराया जाएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का करवाना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया था सेक्शन 10 में, जो आपने पढ़ा था। सेक्शन 10 क्या है, एक बार देखिए जल्दी से। संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन कैसे होगा, जो संविदाएं की गई हैं उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसा होगा। वहां सबसे पहले कहा कि सेक्शन 11 की सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग, फिर 14 के अकॉर्डिंग। तो सब क्लोज 2 एक बार नजर डाल लीजिए। 2 में क्या कहा गया, किसी न्यासी द्वारा उसकी शक्तियों से बाहर या न्यास के भंग में की गई कोई संविदा विनिर्दिष्टता परिवर्तित नहीं कराई जा सकती। कौन से, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कराएंगे, लेकिन सेक्शन 11 में यही कहा गया कि किसी न्यासी द्वारा उसकी शक्तियों के बाहर अगर कोई कार्य करवाया जा रहा है या न्यास के भंग में कोई संविदा की गई है तो उनका पालन स्पेसिफिक नहीं करवाया जा सकता, मीन्स विनिर्दिष्टता उसका पालन नहीं करवाया जा सकता। तो यहाँ पर ये किसमें कहा गया, सेक्शन 11 सब क्लोज 2। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 11 और सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 10 में क्या है, एक बार देखो फिर से जरा ध्यान से देखिए। सेक्शन 10 में यहाँ पर बात की गई है संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन। कोई कॉन्ट्रैक्ट किए गए उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो किया जाएगा, लेकिन किस धारा को छोड़ करके, सेक्शन 11 की सब क्लोज 2 को छोड़ करके और 14 को छोड़ करके और 16 को छोड़ करके। इतना क्लियर है गाइस सभी को? सेक्शन 11 सब क्लोज 2 क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे सेक्शन 14 की भी बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 14 में क्या दिया हुआ है, एक बार नजर डालिए जल्दी से। सेक्शन 14 में यहाँ बात की गई कि ऐसी संविदा जो विनिर्दिष्टता परिवर्तनीय नहीं है, स्पेसिफिक जिनका परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता, वो सेक्शन 14 में यहाँ पर डिफाइन की गई। तो चलिए जरा देखिए कौन कौन सी हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
कुछ इसमें ज्यादा नहीं, बस थोड़े से 4 पॉइंट हैं इसमें, एक बार नजर डालिए जल्दी से। देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित संविदाओं को विनिर्दिष्टता परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, अर्थात नंबर ए, जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार प्राप्त कर लिया हो। अब क्या कहा कि वहां पर संविदा का पालन नहीं कराया जाएगा जहां पर किसी व्यक्ति ने जो प्रतिस्थापित पालन है वो धारा 20 के उपबंधों के अनुसार कर लिया हो। अब सवाल यह था कि सेक्शन 20 में क्या दिया है, तो चलो जरा सेक्शन 20 को एक बार नजर डालो। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 20 के लिए। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातों की बात की है कि जो सेक्शन 20 है उस 20 के जो ग्राउंड्स में अगर किसी ने पा लिया है तो फिर उसे परफॉर्मेंस कराने की आवश्यकता नहीं होता। क्या कहा गया, संविदा का प्रतिस्थापित पालन अगर कर दिया गया है तो, एक मिनट जरा लाइन पर रहिएगा प्लीज, सेक्शन 15 और 20। देखिए सेक्शन 20 में यहाँ पर बात की गई है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस किसी व्यक्ति ने करवा लिया है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता है। जस्ट ध्यान दीजिए। देखिए सेक्शन 20 में हम यहाँ पे देख रहे हैं संविदा का प्रतिस्थापित पालन। अगर किसी संविदा का प्रतिस्थापित पालन कर लिया गया तो उसका फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना कंपलसरी नहीं होगा। जैसे कि इसमें कहा गया, देखिए सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया और उसका आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस किसी व्यक्ति ने करवा लिया है तो फिर यहाँ पर उसके परफॉर्मेंस की आवश्यकता नहीं होगी, जो सेक्शन 14 का ग्राउंड फर्स्ट ए जो ए है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, सेक्शन 14 का ए ग्राउंड पर ये इतना क्लियर है। वो क्या गाइस सभी को, कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, ये हम पढ़ रहे थे। द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, namely where a party to the contract has often substituted performance of contract in accordance with the provisions of section 20। जो सेक्शन 20 में प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा दिया है या कर दिया है, ऐसे कोई भी ऑब्टेन किया हुआ है, तो इस सिचुएशन में उसको क्या नहीं कराया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेक्शन 14 के ग्राउंड्स। फिर देखिए सेक्शन 14 का अगर हम बी पॉइंट्स पर एक बार नजर डालते हैं, यहाँ पर बात की गई है कि कोई संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्निहित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोर्ट जो है उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता किसी भी ऐसे कर्तव्य के पालन का, तो यहाँ पर ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता उस कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में भी आप एक बार देख लीजिए, कहा गया अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। जहाँ पर कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता उस सिचुएशन में यहाँ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकली इन्फोर्सबल नहीं किया जा सकता, इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता उस कॉन्ट्रैक्ट का। सी पर जरा ध्यान दीजिएगा एक बार, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज so depend on the personal qualification of the parties that the court cannot enforce specific performance of its material terms। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि जो डिपेंड ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन, जो किस पर हो, पर्सनल क्वालिफिकेशंस पर डिपेंड हो और किसकी, पार्टीज की, और वहाँ कोर्ट क्या ना कर सकता हो, कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स। तो यहाँ पर भी उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसी संविदा जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अहर्ताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घ में, कोई ऐसी संविदा जो अवधारणीय प्रकृति की है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अवधारणीय प्रकृति का है उसका भी विनिर्दिष्टता क्या नहीं करवाया जाएगा, परिवर्तन
नहीं कराया जा सकता। इंग्लिश मीडियम में देखिएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, जो अपने आप में नेचर में ही डिटर्मिनेबल होता है, जो अपने आप में ही होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उन कॉन्ट्रैक्ट का वो जैसे किसी घटना पर डिपेंड होते हैं, तो उसके आधार पर मतलब वो टर्म्स कंडीशन जो कंप्लीट हो जाएगी तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कराया जा सकता। तो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उनका नहीं कराया जा सकता। यही पॉइंट है क्या ये जो आता है एग्जाम में, ऐसी कोई समय का जो अपनी प्रकृति से ही पर्यवस्य हो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सेम टर्म्स कंडीशन। तो वही यहाँ कहा जाता है कि जो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही अगर जिसका कॉन्ट्रैक्ट का वो होना हो परफॉर्मेंस, तो वैसे ही होगा, उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में नहीं करेंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सेक्शन 16 का जो ग्राउंड्स हैं वो भी एक बार नजर डाल लीजिए। सेक्शन 16 के कौन से ग्राउंड्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की गई पर्सनल बार्स टू रिलीफ, और ये जो है सेक्शन 16, देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसको भी ध्यान में रखते हुए सेक्शन 10 हमारा कंप्लीट होगा। पर्सनल बार्स टू रिलीफ, जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी एक बार नजर डाल लीजिएगा इसको सेक्शन 16 पर। देखिए कहा गया कि अनतोष का व्यक्तिगत वर्जन, किसी संविदा का निर्दिष्ट पालन किसी व्यक्ति के पक्ष में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। तो कहा गया कि किसी संविदा का जो निर्दिष्ट पालन है वो किसी व्यक्ति के पक्ष में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। कोई भी व्यक्ति है तो उसके पक्ष में इसको नहीं कराया जा सकता। किन कंडीशनों में, जरा ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड का। सेक्शन 16 को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। अनतोष का व्यक्तिगत वर्जन, अगर कहा गया कि किसी संविदा का निर्दिष्ट पालन किसी व्यक्ति के पक्ष में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, तो का नंबर पर जरा ध्यान दीजिए, जिसने धारा 20 के अधीन संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभी प्राप्त कर लिया हो, कोई भी जिसने सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग क्या कर लिया हो, प्रतिस्थापित पालन अभी प्राप्त कर लिया हो संविदा का, तो जैसे यानी कि कोई अल्टरनेट अगर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में कुछ और अल्टरनेट उसने रिसीव किया हुआ, कुछ भी फायदा प्राप्त किया है, तो उसको फिर यहाँ पर पालन कराने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 16 का ए। अब जरा यहाँ पर देखिएगा सेक्शन 16 का बी। बी पे अगर हम यहाँ पर बात करें, जो संविदा के अत्यावश्यक निबंधन जिसका उसकी ओर से पालन किया जाना बाकी हो, का पालन करने में असमर्थ हो गया हो, या उसका अतिक्रमण करे, या संविदा के प्रति कपट का कार्य करे, या संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आश्रित संबंध से विषमवादी या ध्वंसक कार्य जानबूझकर करे, तो भी क्या किया जा सकता है, उसका अनतोष का व्यक्तिगत वर्जन है, उसको परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। जितने भी ये टर्म्स कंडीशन आप पढ़ रहे हैं, इनमें आपको इसके साथ आपको ये ऐड करना है, इनको परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। आप देखो इसको एक बार दोबारा से देखना, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो संविदा के अत्यावश्यक निबंधन, मतलब जो टर्म्स कंडीशन कंपलसरी टर्म्स कंडीशन थी और जिसका उसकी ओर से पालन किया जाना बाकी हो, और पालन करने में वो क्या हो गया हो, असमर्थ हो गया हो, तो भी उसका निर्दिष्टता पालन नहीं कराया जा सकता। अगला कहा गया कि उसका कोई अतिक्रमण करे। फिर नेक्स्ट यहाँ बात की गई संविदा के प्रति कोई कपट करे, कपट का कोई कार्य करे, या संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए कोई आश्रित संबंध जो है से विसंवादी या ध्वंसक कार्य जानबूझकर करे, तो भी उसके लिए क्या नहीं कराया जा सकता। यहाँ पर अनतोष का व्यक्तिगत वर्जन है, यानी कि व्यक्ति के पक्ष में संविदा का परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। गा में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो साबित करने में विफल रहे कि संविदा के अत्यावश्यक निबंधन जो उसके द्वारा पालन किए जाने का उसने पालन कर दिया है या पालन करने को सदा तैयार है और रजामंद रहा है, उन निबंधनों से भिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित या अत्यधिक किया गया है, उनका भी पालन नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पे एक बार देखिए क्या कहा गया कि जो संविदा जो यह साबित करने में कि विफल रहे, वो ये क्लियर ना कर पाए कि जो संविदा के अत्यावश्यक निबंधन है, जो संविदा के जो टर्म्स कंडीशन है, संविदा के अत्यावश्यक जो निबंधन होते हैं उनकी टर्म्स कंडीशन की बात कर रहे हैं, जो उसके द्वारा पालन किए जाने हों, और उसने क्या किया, या तो पालन कर दिया है, ये बात वो साबित नहीं कर पाया, या पालन करने को वो सदा तैयार है और रजामंद रहा है, ये भी साबित नहीं कर पाए,
तो फिर क्या होगा, उन निबंधनों से भिन्न जिसका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित या अत्यधिक किया गया है तो उनको भी पालन कराने के लिए यहाँ पर आवश्यक नहीं होगा। जैसे इनको कहा गया सीधा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 16 पर्सनल वास टू रिलीव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन फेवर ऑफ अ पर्सन। जो पर्सन है उनके फेवर में नहीं कराया जा सकता। कब नहीं कराया जा सकता, जब हु हैज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस किसी ने करवा लिया अंडर सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग तो फिर उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए सेक्शन 16 का आप बी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बी पे जरा ध्यान दीजिएगा। कहा गया हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और वायलेट्स एनी एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट that on his part remains to be performed or act in fraud of the contract or willfully acts at variance with or in the supervision of the relation intended to establish by the contract। और तो देखिए यहाँ पे जो कहा गया, सबसे पहले देखिएगा सेक्शन 16 का सब क्लोज बी, who has become incapable, जो इनकैपेबल हो गया किससे, परफॉर्मिंग करने से, तो उसको भी क्या नहीं कराया जा सकता, इन फेवर ऑफ अ पर्सन, इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। फिर कहा गया वायलेट्स एनी एसेंशियल टर्म्स ऑफ, जिसने एसेंशियल टर्म्स का वायलेशन किया हो, एंड द कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन हिज पार्ट रिमेन्स टू बी परफॉर्म्ड और एक्ट इन फ्रॉड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, या उसने क्या किया हो यहाँ पर फ्रॉड के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी फ्रॉड की टर्म्स कंडीशन अप्लाई कर दी हो, या विलफुली एक्ट्स एट वेरिएंस विद, या विलफुली उसने कोई भी एक्ट ऐसा किया जो वेरिएंस ला रहा हो, इन सुपरविजन ऑफ द रिलेशन इंटेंडेड टू बी एस्टेब्लिश बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कुछ एस्टेब्लिश किए गए हो, कोई भी इस इंटेंशन से अगर उसने ऐसा कुछ भी किया है तो भी उसे क्या किया जा सकता है, इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। सी में जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हु फेल्स टू प्रूव, जो इस बात को साबित नहीं कर पाए, that he has performed और has always been ready, जो ये व्यक्ति जो कि परफॉर्म किया है उसने या वो हमेशा रेडी है, एंड willing to perform the essential term of contract, जो कॉन्ट्रैक्ट की essential terms थी उनको वो क्या करने के लिए, and ready to willing the performance, परफॉर्म करने के लिए essential जो terms and condition थी कॉन्ट्रैक्ट की उनको परफॉर्म करने के लिए वो रेडी है। जब वो ये फेल प्रूफ ना कर पाए तो which are to be performed by him other than terms the performance of which has been prevented or waived by the defendant, तो भी इसके लिए भी क्या नहीं करवाया जा सकता है। यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, देखिए जरा सेक्शन 16 में पढ़ रहे थे पर्सनल बार टू रिलीव, तो यहाँ कहा गया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन फेवर ऑफ पर्सन। तो ये जो डी वाली सी वाली जो कंडीशन आप पढ़ रहे थे, सॉरी सी वाली जो टर्म्स कंडीशन पढ़ रहे थे, हु फेल्स टू प्रूव, जो प्रूव करने में फेल्स हो गया उसके लिए भी क्या नहीं करवा सकता, इन्फोर्स इन फेवर ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो इसमें आप एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन पर एक बार नजर डाल लीजिए। यहाँ पर दो तरह की यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात की गई है। फर्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ सी क्लॉज, ये किससे रिलेटेड है, ये जो सी क्लॉज है इससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर दो एक्सप्लेनेशन दिए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए, वेयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ मनी, जहां पर क्या हो, मनी इन्वॉल्व हो पेमेंट में, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट और टू डिपोजिट इन कोर्ट एनी मनी एक्सेप्ट व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। सेकंड में यहाँ पर बात की गई, द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ और readiness and willingness to perform the contract according to its true construction। एक बार थोड़ा सा इसको और देख लीजिए, फिर इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, स्पष्टीकरण गा से संबंधित है फर्स्ट और सेकंड। कहा गया जहाँ किसी संविदा में धन का संदाय अंतर्गलित हो, वादी के लिए आवश्यक नहीं है कि कोई धन वास्तविक रूप में प्रतिवादी को निवेदन करे या न्यायालय में निश्चित करे, सिवाय जबकि न्यायालय के द्वारा ऐसा निर्देशित किया गया हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बात की गई है, वादी को संविदा का शुद्ध अर्थान्वयन के अनुसार पालन कर लेना,
या पालन करने को तैयार तथा रजामंद होना साबित करना होगा। तो 2 पॉइंट जो यहाँ पर दिए गए थे सी में, जरा ध्यान दीजिएगा कौन कौन से, कि वो संविदा को पालन करने कर दिया है या फिर वो पालन करने के लिए रजामंद और तैयार है। तो ऐसी जो सिचुएशन है इसको क्या करना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा। दूसरे यहाँ पर बात की गई है कि अगर यहाँ पर मनी की कोई बात है, कि धन के संदाय की यानी मनी पेमेंट की कोई बात है, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो प्रतिवादी को न्यायालय में दे, उसे न्यायालय में जमा करे, या कोई धन वास्तविक स्वरूप में प्रतिवादी को निवेदन करे या वास्तविक रूप में उसे प्रदान करे। जब तक कि कोर्ट ऐसा आदेश ना कर दे, निर्देश ना दे, तब तक ऐसा करना कंपलसरी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 16 आपका कंप्लीट हो गया, सेक्शन आपने 14 पढ़ लिया, सेक्शन आपने 11 का सब क्लोज 2 पढ़ लिया। अब हम वापस से चलते हैं सेक्शन 10 पर, एक बार नजर डालिए। सेक्शन 10 में जो बात की गई थी कि कौन सी विदिशाएं होंगी जिनमें संविधान का विनिर्दिष्ट पालन होगा, तो कहा गया कि संविधान का विनिर्दिष्ट पालन करना कंपलसरी होगा। कब? सेक्शन 11 का सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 16 की जो टर्म्स कंडीशन है इनके अकॉर्डिंग रहते हुए संविधान का पालन कराया जाएगा। और जो सेक्शन 11 सब क्लोज 2 और 14 और 16 में दिया गया है, इसका मतलब है कि अगर ये टर्म्स कंडीशन आती है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता और उनको कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था भी की जा सकती है। क्लियर हो गया इतना सभी को सेक्शन 10? चलिए से बताइए। यस सर। ओके, चलिए सेक्शन 12 पर एक बार थोड़ा सा नजर डालिए। सेक्शन 12 में बात की गई है संविदा के भंग का विनिर्दिष्ट पालन। अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो क्या उसका पालन करवाना आवश्यक है? तो देखिए जरा एक बार नजर डालिए यहाँ पर, जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो भी एक बार थोड़ा सा नजर डालते हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। कोई ऐसा पर्सन जिसको अभी सेक्शन 10 समझ ना आया हो? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो एक बार जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सेक्शन 11 ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें बात की गई केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट इनफोर्सेबल, जहाँ ट्रस्ट से रिलेटेड थे, इसमें सब क्लोज फर्स्ट और सेकंड दिया गया था। और जो कि जस्ट आपने पढ़ा कि उसका परफॉर्मेंस कैसे कराया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो सेक्शन 11 का सब क्लोज 2 के अधीन रहते हुए कहा गया था। तो अ कॉन्ट्रैक्ट में बाय ट्रस्टी in excess of his power or in breach of trust cannot be specifically enforced, इसको enforce नहीं कराया जा सकता। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 में एक बार नजर डालिए, यहाँ बात की गई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है, तो उनके लिए टर्म्स कंडीशन क्या दी गई है वो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 12 का सब क्लोज नंबर आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन, जो संविदा का कोई पार्ट है क्या उसका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है। इस धारा में इसके पश्चात अन्यथा उबंधित के सिवाय न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन निर्देशित नहीं करेगा। क्या कहा गया, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इस धारा में इसके पश्चात अन्यथा उबंधित के सिवाय, अगर इस धारा में कोई भी अलग से उबंधित किया जाए तो न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन निर्देशित नहीं करेगा, किसी पार्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाएगा जब तक कि अन्यथा कहीं उबंधित ना हो। सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। 2 में क्या कहा गया? 2 में कहा गया है यहाँ पर, जहां किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें के उसके संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो। कोई संविदा का पक्षकार है और वो पूरा पालन नहीं कर सकता, संपूर्ण भाग का पालन नहीं कर सकता है, तो किंतु वह भाग जो अपालित रह जाना है मूल में पूरे भाग के अनुपात में कम हो और धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है। क्या कहा गया, देखना जरा ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि अगर कोई पहले संविदा की गई, संविदा के संपूर्ण भाग का वो पालन नहीं कर पा रहा, वो आधा ही कर पा रहा है या आधे का कम हिस्सा कर पा रहा है या थर्ड पार्ट वो कर पा रहा है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, एक बार जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सब क्लोज 2, फिर से रिपीट करने के बाद ध्यान दीजिएगा। जहां किसी संविदा का कोई भी पक्षकार, कोई पक्षकार है जो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ उसने
और फिर उसमें यहाँ पर बात की गई कि वो संपूर्ण भाग का पालन नहीं कर पा रहा है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो पालन नहीं कर पा रहा है और उसको करने में अगर वो असमर्थ हो गया, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वह भाग जो अपालित रह जाना है, उसका जो पार्ट है जिसका परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो यहाँ पर क्या हो गया, मूल में पूरे भाग के अनुपात में बहुत कम हो और धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है। देखिए, और जहां पर क्या हो सकता है, अगर उस व्यक्ति जितना वो पालन नहीं कर पा रहा, अगर वो यहाँ पैसे दे सकता है और पैसा उसके लिए प्रतिकर हो सकता है, तो यहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। तो कहा गया, तो न्यायालय दोनों में से किसी पक्षकार के बाद पर संविदा का उतना विनिर्देश पालन करने का निर्देश दे सकेगा जितना पालन किया जा सकता है और कमी के लिए धन के रूप में प्रतिकर अधिनियमित कर सकेगा। ये आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे, जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 12 सब क्लोज नंबर 2, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए आपने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ये पूरे पार्ट का, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए किसी की शादी हो रही हो और उस शादी में उसे खाने का बनाने के लिए दिया गया कि भाई 5000 लोग आने वाले हैं, इनके लिए आपको खाना बनाना। उसके लिए उसने कहा कि कितने लोगों के लिए खाना बना सकता है, तो उसने केवल 3000 लोगों के लिए खाना बनाया, बाकी के 2000 लोगों के लिए अगर वो खाना नहीं बना पा रहा है, पर उसने क्या कहा कि भाई अगर हम पूरे का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो 5000 का था ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हमने 3000 लोगों की व्यवस्था कर दी, बस 2000 लोगों की इनको व्यवस्था करनी है, तो 2000 के लिए अगर वो पैसे यहाँ दे देता है, मनी दे सकता है और वो दूसरी जगह व्यवस्था करवा रहा है कि भाई 2000 लोगों के खाने की व्यवस्था ऐसी हो सकती है, तो कोर्ट इस केस में ऐसा कर सकता है कि हाँ, मनी को यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए ना कर दे कि कोई बात नहीं, कि जितना हो गया 3000 हो गया तो 3000 तक आप इसको करिए और 2000 के लिए आप मनी ले लीजिए और इससे इसकी परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी पार्ट हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम देखें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसमें से उसने आधे हिस्से को परफॉर्म कर दिया 50% और 50% अगर नहीं कर पाया, तो यहाँ अगर उसे पैसे दे दिए जाए तो उसकी पूर्ति हो सकती है इससे, तो कोर्ट बिल्कुल यहाँ पर ऐसा कराया जा सकता है। ये कौन सा सेक्शन पढ़ना है एक बार बोल के बता दीजिए, सेक्शन 12 का सब क्लोज 2, जल्दी से बोल के बता कौन सा है, सेक्शन 12 सब क्लोज 2। आप देखिए यहाँ पे जरा थर्ड नंबर पॉइंट पर एक बार नजर डालिए। हाँ चलिए, इसको थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सब क्लोज नंबर फर्स्ट पे देखिए, एक्सेप्ट एज अदरवाइज हियर एंड प्रोवाइडेड इन सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कहा गया कि कोर्ट कब तक यहाँ पे नहीं देगा, डायरेक्ट नहीं करेगा किसी को भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, फॉर पार्ट परफॉर्मेंस के लिए, जब तक यहाँ पर कोई अन्यथा प्रोविजंस ना हो। सब क्लोज सेकंड में यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर बात की गई कि वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट। कहा गया कि पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, अगर उसे वो कोई भी व्यक्ति, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, जैसे मान के चलिए ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कोई भी, कि भाई 1 महीने तक यानी कि टोटल 30 डेज तक कोई भी व्यक्ति एक काम करेगा। अगर वो 30 डेज की बात की गई तो उसने क्या किया, मान लीजिए 20 डेज तक काम कर लिया और 20 डेज के बाद उसके 10 डेज बचे हैं, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो अल्टरनेट यहाँ पर व्यवस्था कर देता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो कोर्ट ऐसा इसको परफॉर्मेंस करने के लिए परमिशन दे सकता है कि 10 डेज के लिए वो अगर पैसे दे देता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को रख लीजिए और 10 दिन उससे आप काम करवा लीजिए, उसके पैसे मैं दे देता हूँ, तो कोर्ट यहाँ पर उसको परमिशन दे सकता है। अदरवाइज यहाँ पर पार्ट परमिशन की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मना कर सकता है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए कहा गया बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनफॉर्म, अगर कोई भी पार्ट है उसको अनपरफॉर्म करके छूट गया है, लेफ्ट हो गया, तो बाय ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन टू द होल द वैल्यू ऑफ एडमिट्स ऑफ द कंपनसेशन इन मनी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो पार्ट छूट गया क्या उसके लिए कंपनसेशन मनी के रूप में हो सकता है। फिर अगली बात की गई है द कोर्ट में, कोर्ट क्या करेगा, देखिए यहाँ सेल यूज नहीं किया गया, शब्द को यूज ध्यान दीजिएगा, मे का वर्ड का यूज किया है यहाँ पर, तो क्या करेगा, मे का मतलब होता है कर सकेगा, करेगा नहीं, एट द सूट ऑफ आइदर पार्टी, जो पार्टी है उसके,
डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म एंड अवार्ड कंपनसेशन इन मनी फॉर द डेफिशिएंसी। तो जितनी भी डेफिशिएंसी आ रहा है उसके लिए परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो कंपनसेशन है वो मनी के रूप में यहाँ पर दिया जा सकता है, उसके लिए डायरेक्ट कर सकता है। कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्ट करने की बात करें, डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखिए सब क्लोज नंबर 3 पर एक बार नजर डालिएगा। जो लोग हिंदी मीडियम के वो भी एक बार नजर डाल लीजिए। सेक्शन 3 सब क्लोज 3, जहां किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें के उसके संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो और वह भाग जो अपालित रह जाना है या तो नंबर का संपूर्ण का प्रचुर भाग हो, यद्यपि धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, या फिर कहा गया धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता। देखिए दो पार्ट है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई 30 डेज तक कोई व्यक्ति उसके यहाँ काम करेगा, तो उसमें से मान लीजिए उसने 20 डेज के लिए वर्कआउट किया और 20 डेज के बाद बाकी का रह गया, तो कितना पार्ट रह गया, तो उसमें क्या हो सकता है, या तो धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है या धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता। कैसा, जैसे उसने कहा कि आप मेरी एक मूर्ति बना दीजिए, तो मूर्ति कौन बना सकता है, पर्टिकुलर वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति नहीं बनाया सकता है। तो उसको कंपेल किया जा सकता है कि मूर्ति बनाने के लिए वही व्यक्ति चाहिए जो कलाकार है, हर कोई व्यक्ति मूर्ति नहीं बना सकता। तो यहाँ पर बात की गई कि अगर क्या यहाँ पर धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, तो बोले यहाँ धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्ति बनाने के लिए स्पेसिफिक वही व्यक्ति चाहिए जो मूर्ति बना सकता हो, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन में यहाँ क्या कहा गया था, काम है संपूर्ण का कोई भाग प्रचुर भाग जो यद्यपि धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि केवल काम करने का, भैया झाड़ू पोछा के काम करवाने की तो कोई भी व्यक्ति कर देगा, अगर ऐसा है तो यहाँ पर 20 डेज तक उसने परफॉर्मेंस कर दिया तो बाकी के 10 डेज के लिए किसी व्यक्ति को ला करके उससे काम करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि हाँ ये पैसा धन के रूप में हो सकता है, यानी कि मनी के रूप में अगर उसे कंपनसेशन दे दिया जाए तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, तो वह विनिर्देश पालन के लिए कोई डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है, किंतु न्यायालय दूसरे पक्षकार के बाद पर व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को संविदा के उतने भाग का विनिर्देश पालन करने का निर्देश दे सकेगा जितना वह पालन कर सकता है यदि दूसरा पक्षकार। तो देखिए कोर्ट यहाँ पर क्या करेगा कि जितना वो पालन कर सकता है उतने के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए आदेश दे सकता है। कब, किन टर्म्स कंडीशन में, फर्स्ट में देखिए का के अधीन आने वाली किसी दशा में उस भाग के लिए जो अपालित रह जाना है प्रतिकर घटाकर संविदा के संपूर्ण के लिए करारित प्रतिफल दे दे या उसे चुका दे, और खंड खा के अधीन आने वाली किसी दशा में बिना किसी कमी के संविदा के संपूर्ण के लिए प्रतिफल दे दे या चुका दे। तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है, जितना वह अपालन था वह दूसरे पक्षकार को इसके लिए कह सकता है कि आप इसको पालन करा लीजिए। देखिए एक बार इस लाइन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहा गया कि ऐसी कोई भी चीजें हैं जहां पर या तो धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है या नहीं हो सकता। जो थर्ड पॉइंट आप पढ़ रहे थे इसको फिर से एक बार रिपीट कर देखिए। कहा गया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसमें दो टर्म्स कंडीशन हो सकती है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसमें से कुछ हिस्सा रह गया और बाकी का उसने कर दिया, तो या तो धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो कहा गया कि तो वह विनिर्दिष्ट पालन के लिए कोई डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसे यहाँ पर कराया ही जाए, किंतु न्यायालय दूसरे पक्षकार के बाद पर व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार है, जिस पक्षकार को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना चाहिए था उस व्यक्ति ने नहीं किया है, तो उसको क्या बोलेगा, उतने भाग का विनिर्दिष्ट पालन करने का निर्देश दे सकेगा जितना वह पालन कर सकता है। तो जो पक्षकार जो व्यतिक्रम कर रहा है उसे कहा भाई तो 50% तो काम कर ही सकते हो, तो 50% आप काम कर दीजिए, बचा जो 50% का है वो किसी दूसरे व्यक्ति से कराया जा सकता है। तो फिर यहाँ क्या होगा, दूसरा पक्षकार यहाँ पर किसको, जो खंड का में यहाँ बात की गई है कि अधीन आने वाली किसी दिशा में उस भाग के लिए जो अपालित रह जाना है वो प्रतिफल घटा करके संविदा के संपूर्ण भाग के लिए करारित प्रतिफल दे दे, या फिर चुका हो, या फिर खंड खा के अधीन आने वाली किसी दशा में बिना किसी कमी के संविदा में संपूर्ण के लिए प्रतिफल दे दे या चुका दे। तो खंड खा कौन सा है, देखो जो बोल रहे हैं खंड का और खंड खा। तो का में क्या कहा गया, जो अपालित रह गया उसको घटा दे, बाकी के लिए उसे प्रतिफल दिला दे।
कैसा पैसा, कहा गया जहाँ धन के रूप में हो वहां उसमें से, जैसे उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया 30 डेज तक आपको काम करना, उसने 20 डेज तक काम कर दिया है, बच्चे 10 डेज के लिए उसको पैसे दिला दे, भाई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरे के खंड खा के लिए उसने क्या कहा, इसको देखो इससे रिलेट करिए, ये ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिशन में भी आ सकता है। यहाँ पर धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता, तो वहां क्या करवाएगा, इसके अधीन आने वाली किसी दशा में बिना किसी कमी के संविदा के संपूर्ण के लिए प्रतिफल दे दे। तो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पर पार्ट के लिए बात नहीं करेंगे, अब प्रतिकर जहाँ धन नहीं हो सकता वहाँ पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे कैंसिल करवाए या फिर उसके लिए ये करे कि पूरा पेमेंट करे यहाँ पर, तभी या तो दे दे या फिर वो दे चुका हो। दूसरी यहाँ पे टर्म्स कंडीशन पर जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों में कितना नंबर पे आ रहा है? ये सेक्शन 13 है, हम यहाँ पर बात कर रहे थे सेकंड की। तो कहा गया कि दोनों में से प्रत्येक दशा में, दोनों दशाएं थी ऊपर, कौन जिसमें धन हो सकता है जिसमें धन नहीं हो सकता है, तो वहां क्या कहा गया कि संविदा के बाकी भाग के पालन के समस्त दावों और या तो कमी के लिए या प्रतिवादी के व्यतिक्रम के कारण उसके द्वारा उठाई गई हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के समस्त अधिकारों को वो त्याग दे, तो कोई इश्यू नहीं है। अब अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक बार देखिए सेक्शन जो आप 12 पढ़ रहे हैं, ये संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन, क्या किसी संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन होगा, तो यहाँ पर कहा गया देखिए इस धारा में इसके पश्चात अन्यथा उबंधित के सिवाय न्यायालय किसी भी संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन निर्देशित नहीं करेगा। लेकिन यह थर्ड में यहाँ कहा गया कि हाँ वो उतना कर सकता है जितना आवश्यक हो। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए 4th नंबर पॉइंट पर, सेक्शन 12 सब क्लोज नंबर 4, एक बार नजर डालें। जब किसी संविदा का कोई भाग जो उसके स्वयं के द्वारा लिया जाए या विनिर्दिष्टता पालन नहीं किया जा सकता है और किया ही जाना चाहिए, उसी संविदा के अन्य भाग जिसका विनिर्दिष्टता पालन नहीं किया जा सकता या किया ही नहीं जाना चाहिए से पृथक और स्वतंत्र आधार पर खड़ा हो तो न्यायालय पूर्ववर्ती भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकेगा। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे एक बार नजर डालिए इसको ध्यान से। कहा गया कि जब किसी संविदा का कोई भाग हो और उसके पालन के द्वारा लिया जाए, कोई पार्ट है उसको पालन करने की बात की जाए और उसका विनिर्दिष्टता पालन किया जा सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जा सकता है, तो फिर किया जाना चाहिए। उसी संविदा के अन्य भाग को, कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो पार्ट है और जिसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता। देखो कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी कभी उसमें 2 टर्म्स कंडीशन हो जाते हैं। आधा कॉन्ट्रैक्ट है, इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जा सकता है, ये 1 पार्ट का, और जो 2 पार्ट है इसका परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर वो वही बात करे कि जिसका किया जा सकता है 1 नंबर का, तो इसका पालन होना चाहिए, और जिसका नहीं किया जा सकता है उसके लिए क्या हो, तो देखिए कहा गया कि नहीं किया जा सकता या किया ही नहीं जाना चाहिए से पृथक और स्वतंत्र आधार पर खड़ा हो तो न्यायालय पूर्ववर्ती भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकेगा। किसी व्यक्ति ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें से कई बार देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक जो तो लीगली है और दूसरा है जो लीगली नहीं है, या फिर एक का परफॉर्मेंस किया जा सकता है दूसरे का परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। तो जिसका किया जा सकता है वहां पर कोर्ट ये निर्देश दे सकता है कि भाई पार्ट 1 का आप यहाँ पर इसका पालन कर दीजिए, सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए जैसे भी उसे लगे कि यहाँ मनी दिलाना है तो वो यहाँ पर वो मनी भी दिलवाया जा सकता है मिस, और दूसरा यहाँ पर फर्स्ट के परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर दे सकता है। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलो नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, स्पष्टीकरण पर ध्यान दीजिए। इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी संविदा का कोई पक्षकार, ये जो धारा आप पढ़ रहे थे, कौन से सेक्शन पढ़ रहे थे, सेक्शन 12, उसमें के उसके संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ माना जाएगा यदि उसकी विषय वस्तु का कोई भाग संविदा की दिनांक को विद्यमान हो, इस दिनांक को जिस दिन संविदा हो, तो उसके पालन के लिए विद्यमान न रह जाए। देखिए इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मतलब समझिए इसका। इसमें क्या कहा गया, इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी संविदा का कोई पक्षकार, जो ये धारा आप सेक्शन 12 पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी संविदा की गई है उसमें से कोई भी पक्षकार हो, 2 पक्षकार होंगे, पार्टी 2 होंगी, दोनों में से कोई भी, उनमें के उसके संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ माना जाएगा यदि उसकी विषय वस्तु का कोई भाग संविदा की दिनांक को विद्यमान हो
और उसके पालन के समय विद्यमान ना रह जाए। क्या कहा गया, इसका मतलब समझ में आया? आप लोगों ने हिंदू लॉ पढ़ा होगा, पढ़ा है ना सभी ने? थोड़ा सा जरा ध्यान दो। तो पहले कहा गया कि संविदा जब की जा रही थी तब वो विद्यमान थी। तो यहाँ पर हम एक शादी का एक उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदू लॉ में कि का नाम का एक व्यक्ति है, या मान लेते हैं हम ए नाम का एक व्यक्ति है। एक मिनट का इस ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए हमारे। तो यहाँ पर जैसे मान के चलते हैं कि ए नाम का व्यक्ति है और इसकी शादी अगर बी से तय कर दी जाए, ये हिंदू लॉ में आपने पढ़ा था। इसमें क्या था देखिए जरा ध्यान दीजिए कि ए नाम की बी के ये जब शादी तय की गई तो बी प्रेजेंट था। अब इसके बाद में कुछ समय बाद की शादी कब होनी है, बोले अगले 6 मंथ के बाद में कोई डेट रख दी गई। 6 मंथ के बाद मान के चलिए इसमें रख दी गई सेकेंड 20 जुलाई मान लीजिए रख दी जाए किसी डेट को, और 20 जुलाई को बी ईश्वर को प्यारा हो जाए, भगवान को प्यारा हो गया, तो क्या अब इसका परफॉर्मेंस कराया जा सकता है? तो कहा गया नहीं। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात की गई कि इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी संविदा का कोई भी पक्षकार था, तो ए नाम का और बी नाम के दो पक्षकार हो गए, तो उन्होंने शादी की तय कर ली। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, जिस डेट पर शादी तय हुई थी उस डेट पर तो दोनों प्रेजेंट थे, तो कहा गया कि संपूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ माना जाएगा यदि उसकी विषय वस्तु का कोई भाग संविदा के दिनांक को तो विद्यमान है, लेकिन उसके जब पालन का समय आया तब वो विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पर शादी के फंक्शन में बाकी सब लोग हैं, लेकिन केवल बी ही यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या शादी कराई जा सकती है? नहीं कराई जा सकती। तो यहाँ कहा गया कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किया गया हो तो वो विद्यमान यहाँ पर नहीं रह जाएगा और पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही यहाँ पर कैंसिल माना जाएगा। सर एक विकृत वाला भी है जी बिल्कुल बिल्कुल सेम है वो तो जी। तो ये दोनों में से ऐसे कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भाई बाद में वो पागल हो जाए फिर वो करे ना करे, ये तो एक अलग मैटर हो गया इसमें। तो इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पर क्या माना जाए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होंगे वो कैसे हो जाएंगे, या शून्य करने की कैटेगरी में चले जाते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 13 पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन 13 पर एक बार नजर डालिए। क्रेता या पट्टेदार के उस व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार जिसका कोई हक नहीं है या अपूर्ण हक है। ध्यान देना क्या कह रहे हैं कि क्रेता मतलब जिसने जगह या कुछ भी चीज वो खरीदता है वो, और पट्टेदार कौन होता है, जिसको पट्टे पर जगह दी गई, जमीन दी गई हो, या उस व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार जिसका कोई हक नहीं है और या फिर उसके पास अपूर्ण हक है। तो यहाँ पर देखिए कितने हो गए, 1 2 और 3 और 4। एक तो वो जो क्रेता है, पट्टेदार है, जिसका हक नहीं है या जिसका कुछ आधा थोड़ा बहुत हक हो। अब वहां पर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सेक्शन 13 का सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए आप। जहां कोई व्यक्ति जिसका कोई हक नहीं है या केवल कोई अपूर्ण हक है कतिपय स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे पर देने की संविदा करता है, जिसका हक भी पूरा नहीं है और वो किसी भी स्थावर संपत्ति का मतलब समझ गए कौन सा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि मूव नहीं हो सकते। तो क्रेता या पट्टेदार के इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अध्याधीन निम्नलिखित अधिकार हैं। कौन सा व्यक्ति यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को, देखो जरा ध्यान दो। कहा गया कि जहां कोई व्यक्ति जिसका कोई हक नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, मतलब प्लॉट उसका है ही नहीं और वो बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति खरीद ले, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या फिर कोई उसका अपूर्ण हक है या मान लीजिए उसका थोड़ा बहुत हिस्सा हो और वो पूरे को बेच दे। कई बार आपने देखा है एक प्लॉट है ये, इसमें 4 भाई हैं तो चारों का बराबर बराबर हिस्सा है, पर इसमें से एक हिस्सेदार का जो व्यक्ति है वो केवल इतना है। अब इसने क्या किया, 1 नंबर वाले व्यक्ति ने इन तीनों को भी मिलाकर के पूरा प्लॉट बेच दिया। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने खरीदा है उसके राइट्स क्या होंगे, या किसी को पट्टे पर दिया है तो उसके राइट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर का नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। यदि विक्रेता या पट्टाकर्ता ने संविदा के बाद संपत्ति में कोई हित अर्जित किया है तो क्रेता या पट्टेदार ऐसे हित में से संविदा की पूर्ति करने के लिए उसे बाध्य कर सकेगा। मतलब समझ में आया। ये जो प्लॉट आप देख रहे हो, कई बार क्या होता है, ये मकान है, मान लीजिए प्लॉट है, ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये पूरा एक प्लॉट है, ये अभी P4 पापा के नाम पर है या फिर बाबा के नाम पर है, जो दादाजी उनके नाम पर है। अब एक व्यक्ति है जो जेड है, ये D4 दादा का नाती है मान लो यहाँ पर। तो जब तक दादाजी भगवान को प्यारे ना हो जाएं जेड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी।
तो दादा से पापा को आएगी, पापा के बाद इस बेटे को आएगी, और बेटे ने इस जेड ने पहले ही बेच दी। अब बेचने के जब बेची थी तब इसका हक नहीं था, लेकिन बाद में इसे इसका हक मिल जाता है, तो जिस व्यक्ति ने खरीदा है वो इसे बाध्य कर सकेगा और इससे प्रॉपर्टी ले सकेगा। क्लियर है इतनी बात? जल्दी से बताइए। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए जल्दी से, ख नंबर में, जहां हक की विद्यमानता के लिए अन्य व्यक्तियों की सहमति आवश्यक है। हक है जो, उसको विद्यमान करने के लिए अन्य व्यक्तियों की भी सहमति चाहिए, और वे विक्रेता या पट्टाकर्ता के निवेदन पर सहमत होने के लिए बाध्य हैं। इस पर, पट्टाकर्ता पर और विक्रेता पर। तो क्रेता या पट्टेदार ऐसी सहमति उपात्त करने के लिए उसे बाध्य कर सकेगा। जिसने खरीदा है और जो पट्टेदार है उससे ऐसी सहमति लेने के लिए उसे बाध्य कर सकेगा, भाई सहमति दीजिए, हमने तो पैसे दिए। अब अगला जरा ध्यान दीजिए, और जब हक को विद्यमान करने के लिए अन्य व्यक्ति द्वारा कोई हस्तांतरण आवश्यक हो और वे विक्रेता या पट्टाकर्ता के निवेदन पर हस्तांतरण करने के लिए बाध्य हैं, तो क्रेता या पट्टेदार ऐसे हस्तांतरण उपात्त करने के लिए उसे बाध्य कर सकेगा। तो जहां पर मान लीजिए किसी का भी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है उसे अगर बेचना हो, देना हो, पट्टे पर देना हो, और उसके लिए कुछ लोगों की सहमति चाहिए और सब लोगों ने उसमें हिस्सा रख रखा, तो उन्हें सहमति देने के लिए बाध्य किया जा सकता है कि भाई आप अपनी सहमति दीजिए। इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा गया कि जहां हक की विद्यमानता के लिए अन्य व्यक्तियों की सहमति आवश्यक हो। कोई व्यक्ति है, उनकी सहमति लेना आवश्यक है। मान के चलते हम, ये प्लॉट है और इसमें यहाँ पर ये 4-5 लोग इन्वॉल्व हैं और इन सब की सहमति आवश्यक है इसको बेचने के लिए, और वे विक्रेता या पट्टाकर्ता के निवेदन पर सहमत होने के लिए बाध्य हैं, तो क्रेता या पट्टेदार ऐसी सहमति उपात्त करने के लिए उसे बाध्य कर सकेगा। जब उसने खरीदा तो इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, सब सहमत हो गए, तो बाद में इन्हें अपनी सहमति उसे देनी होगी। और जब कहा गया कि हक को विद्यमान करने के लिए अन्य व्यक्ति द्वारा कोई हस्तांतरण आवश्यक हो, कोई ट्रांसफर आवश्यक हो, और वे विक्रेता या पट्टाकर्ता के निवेदन पर हस्तांतरण करने के लिए बाध्य हैं, तो अगर जो पट्टाकर्ता है, जो विक्रेता है, उसके निवेदन पर उन्हें बाध्य किया जा सकता है। और आगे जो क्रेता या पट्टादार ऐसे हस्तांतरण उपात्त करने के लिए उसे बाध्य कर सकेगा। ग नंबर पर एक बार नजर डालिए थोड़ा सा। कहा गया कि जहां विक्रेता विलंगम रहित संपत्ति के विक्रय की प्रबंधना करे, किंतु संपत्ति क्रय धन से अनधिक किसी राशि के लिए बंधकित है। बंधकित का मतलब समझ गया ना, जैसे उसे बंधक बना दिया गया हो, उसके बदले में कुछ पैसे ले लिए गए हो। बंधक सेक्शन 58 में दिए गए हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। जब आप इसमें पढ़ते हैं, इसके जो प्रकार दिए गए 6 प्रकार के हैं, बताए गए हैं वहां पर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि संपत्ति के बदले में कोई धन ले लेना, आप इसे सिंपल ऐसे समझिए, तो उसको कहा जाता है कि बंधक। तो संपत्ति बंधक हो गई, और विक्रेता को वस्तुतः केवल उसके मोचन का अधिकार है। तो जो विक्रेता है उसको क्या करना चाहिए कि संपत्ति को पहले बंधक से छुड़ाए, उसके बाद उसे सेल आउट करे या किसी को पट्टे पर दे, तो पहले उसे बंधक से छुड़ाना होगा। तो क्रेता उसे बंधक के मोचन के लिए विधिमान उन्मोचन और जहां आवश्यक हो बंधकदार से कोई हस्तांतरण भी अभिप्राप्त करने के लिए उसे बाध्य कर सकेगा। तो यहाँ पर जो क्रेता था उसे क्या राइट्स मिल गए हैं कि उसे बंधक के मोचन के लिए और विधिमान उन्मोचन और जहां आवश्यक हो बंधकदार से कोई हस्तांतरण भी अभिप्राप्त करने के लिए बाध्य है। अब इसको ऐसे समझिए आप कि एक ए नाम का व्यक्ति है, इसके पास एक प्लॉट था ये, और इसने इसको क्या किया, कंचन मैडम के पास में बंधक बना करके रख दिया। ठीक है, कंचन मैडम के पास बहुत सारे पैसे हैं, इन्होंने बंधक रख लिया इसको, और बदले में ए को पैसे दे दिए। कितने दे दिए? 50,000 रुपए। देखो जरा ध्यान दो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहां विक्रेता विलंगम रहित संपत्ति के विक्रय की प्रबंधना करता है किसी भी व्यक्ति से जो बेचने वाला है, ये ए, और यहाँ खरीद कौन रहा है, खरीदने के लिए यहाँ कर देते हैं जया मैडम को। ठीक है, मान लो जया मैडम यहाँ खरीद रही हो, और ये जो ए नाम का व्यक्ति था इसने क्या किया, जया मैडम को बताया नहीं प्रॉपर्टी पे कोई भी लायबिलिटी नहीं है, आप इसे ले लीजिए, सब कुछ ठीक है। अब किंतु संपत्ति क्रय धन से अनधिक किसी राशि के लिए बंधकित। तो संपत्ति कितने की है, मान लिए यहाँ पर ये 50,000 संपत्ति की जो टोटल कीमत है, मान के चलते यहाँ 2 लाख रुपए हो, और बंधक कितने में रखे गए हैं,
50,000 में। तो कहा गया अनधिक धन से अनधिक किसी राशि के लिए बंध के तहत तब, और विक्रेता को वस्तुतः केवल उसके मोचन का अधिकार है। तो जो विक्रेता है उसको क्या मोचन का अधिकार है। यहाँ पर संपत्ति ऐसे रखी गई है बंधक कि हम अगर आपके पैसे दे दें तो इसे आप इसे छोड़ देंगे। फिर क्या कहा गया यहाँ पे, तो क्रेता उसे बंधक के मोचन के लिए और विधिमान उन्मोचन और जहां आवश्यक हो बंधकदार से कोई हस्तांतरण भी अभिप्राप्त करने के लिए उसे बाध्य कर सकेगी। तो वो जया ने अगर ये प्रॉपर्टी खरीद ली है तो कंचन मैडम को 50,000 रुपए दे करके ये प्रॉपर्टी ये छुड़ा सकती है जया मैडम। क्लियर हो गया सभी को इतना? यस सर, यस सर। जहां में देखिए कहा गया कि जहां विक्रेता या पट्टाकर्ता संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए बाध लाए। कौन लाए? या तो विक्रेता हो या पट्टाकर्ता हो, और कोई कॉन्ट्रैक्ट की गई उसके पालन के लिए अगर ये बाध लाता है और हक के अभाव में या अपूर्ण हक के आधार पर बाध खारिज हो जाए। बाध खारिज किस आधार पर हो जाए? या तो उसका अपूर्ण हक है, मतलब उसका पूरा हक ही नहीं है, या उसका हक है बिल्कुल भी नहीं है या थोड़ा बहुत है। तो अपूर्ण हक का मतलब है थोड़ा सा हो। बाध खारिज हो गया तो प्रतिवादी को उसका निक्षेप यदि कोई हो तो उस पर ब्याज सहित वापसी का बाद के उसके खर्चे पाने का अधिकार है, और संपत्ति में विक्रेता या पट्टाकर्ता के ऐसे निक्षेप ब्याज और ब्याज पर व्यय यदि कोई हो पर धारणा अधिकार है जो संविदा की विषय वस्तु है। देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या क्या चीजें पा सकता है कि अगर कोर्ट में बाध खारिज हो गया तो किसके लिए? संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए। कहाँ पर? जहाँ विक्रेता या जो पट्टा करता है, जिसने कोई प्लॉट, कोई जगह, जमीन कुछ बेची हो, कोई पट्टा की हो, और जब बाध खारिज हो जाए तो उसमें जितने भी जो प्रतिवादी थे उसमें उनका जितना भी निक्षेप हुआ हो, कोई ब्याज हो, तो इन सब की वापसी करने का उनका अधिकार है, और वो उसे एक ऐसे पा सकते हैं जैसे कि उनकी संविदा की हो। सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए। उपधारा 1 के उपबंध जहां तक हो सके जंगम संपत्ति के विक्रय या भाड़े की संविदाओं पर भी लागू होंगे। कहाँ पर लागू होंगे? उपधारा 1 के जो उपबंध हैं जहां तक हो सके जंगम संपत्ति के विक्रय या भाड़े की संविदाओं पर भी लागू होंगे। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ कहा गया उपधारा 1 के जो उपबंध है वो जंगम संपत्ति के विक्रय या भाड़े पर की जो संविदाएं हैं उन पर भी लागू होंगे। ये पूरा क्लियर हुआ क्या आप लोगों को?